ज्योतिष में सिद्धांतों के अंतर्गत व्याख्या चल रही है और उनमें एक सिद्धांत आता है, नीचस्थ ग्रह दरिद्रता प्रदान करते हैं, अर्थात नीचस्थ ग्रह गरीब बनाते हैं, राजयोगों को भंग करते हैं। आज इस सिद्धांत की व्याख्या करूंगा। कोई जरूरी नहीं कि नीचस्थ ग्रह गरीब ही बनाए, नीचस्थ ग्रह धन भी प्रदान करते हैं। और धन कैसे और किस रूप में, किस लगन में मिलता है, नीचस्थ ग्रह कैसे कैसे बदल जाते हैं, उसकी बात करता हूं। अगर हम पाराशर्य राजयोगों को देखें, वृत्त पाराशर होराशास्त्र के अंतर्गत जो धन योग बने हुए हैं उनको देखें, उनका अध्ययन करें, तो उसमें केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, अर्थात केंद्र का मतलब है पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, उनके स्वामी, और त्रिकोण अर्थात पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, अर्थात केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अपने अपने समय में धन की वृद्धि प्रदान करने वाले, जिनमें सुख और शांति प्रदान करने वाले होते हैं। ये वृत्त पाराशर्य होराशास्त्र का सिद्धांत है और बहुत जन्मपत्रियों पर मैंने घटित होते हुए देखा है, पूरी तरह से अप्लाई होता है। लेकिन ये सिद्धांत इस एक दूसरे सिद्धांत को काट देता है, ज्योतिष के दूसरे सिद्धांत को काट देता है, जो ये कहता है कि नीचस्थ ग्रह मनुष्य को गरीब बनाते हैं, दरिद्र बनाते हैं। अब ये सिद्धांत कैसे अप्लाई होता है वो बतलाता हूँ। लगन के अनुसार मान लीजिए मेष लगन है, स्वामी मंगल अगर चौथे में बैठ जाए, पहले घर का स्वामी चौथे घर में बैठ जाए, अर्थात कर्क राशि में आ जाए, और मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, तब भी धन देगा, तब भी संपत्ति देगा, तब भी वाहन सुख देगा, मकान और जमीन देगा। नीचस्थ होने पर भी, चौथे घर में बैठने पर भी, क्योंकि वृत्त पाराशर्य होराशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार केंद्र का स्वामी केंद्र में ही विराजमान हो गया, पहले घर का स्वामी चौथे घर में विराजमान हो गया, भले ही वो नीचस्थ हो, इसका नीच भंग राजयोग बन जाता है, देखने में आता है। धन और संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती। और इसी तरह से अगर वृश्चिक लगन ले लें, उसका स्वामी भी मंगल, केंद्र का स्वामी मंगल होकर के त्रिकोण में 9वें भाव में कर्क राशि में बैठ जाए, यहाँ भी नीचस्थ हो गया, तब भी धन प्रदान करता है, तब भी पाराशर्य सिद्धांत पूरी तरह से अप्लाई होता है, जहाँ तक धनवान बनता है, और नीचस्थ ग्रह होने के बाद धनवान बनता है। इसी तरह से अगर हम वृषभ लगन लें, तो उसका स्वामी शुक्र केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए, धन प्रदान करता है। इस माध्यम से पहले घर का स्वामी अगर पंचम घर में नीच राशि कन्या में, शुक्र कन्या में नीच का होता है, उसमें बैठ जाए, तब भी धन की वृद्धि करता है अपने समय पर, अथवा समय समय पर, चूंकि लग्नेश पंचम में है, धन और संपत्ति प्रदान करता है। नीचस्थ ग्रह भी यहाँ भी धन प्रदान कर रहा है। इसी तरह से मिथुन और कन्या दोनों को स्वामी बुध, और वो नीचस्थ होकर के मीन राशि में केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठ जाए। अब नीचस्थ कैसे होगा? मिथुन का बुध मीन राशि में नीच का होता है, 10वें घर में अगर बैठ जाए तो वहाँ नीचस्थ हो जाएगा।
लग्नेश दशम में होने पर बड़ा प्रबल योग है, बहुत दूर दूर तक नाम रोशन होता है। और कैसे किस रूप में नाम रोशन होता है ये एक अलग विषय वस्तु है, लेकिन यहाँ बैठ कर के भी केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठता है तो दरिद्रता भंग करता है, अर्थात गरीबी हटाता है। यहाँ नीचस्थ होकर भी बुध धन प्रदान करता है और बहुत सारी कुशलताएं प्रदान करता है, शिल्प कलाओं का ज्ञान प्रदान करता है, व्यवसाय करने की महारत हासिल करता है। वैसे भी नीचस्थ है, धन संपत्तियों को भौतिक रूप में कैसे अर्जित किया जाए इसकी कला कुशलता प्रदान करता है। इसी तरह से कन्या लगन में लग्नेश सप्तम में हो जाए, मीन राशि का नीचस्थ हो जाए, तब भी धन बनता है। इसी तरह से मिथुन कन्या के अपोजिट अगर मैं बात करूं तो बुध धनु और मीन में भी, धनु लगन और मीन लगन में भी नीचस्थ होकर के भी धन प्रदान करने वाला बन जाता है और ये केंद्राधिपत्य दोष को नष्ट करने वाला होता है। मिथुन और कन्या लगन, धनु और मीन लगन में अगर बुध नीचस्थ हो जाए तो केंद्राधिपत्य दोष नष्ट होता है। जिनको केंद्राधिपत्य दोष का नहीं मालूम वो पिछले सिद्धांत अथवा किसी और अन्य वीडियोज में सुन सकते हैं कि केंद्राधिपत्य दोष क्या होता है, तो वो दोष भी नष्ट हो जाता है और धन की प्राप्ति होती है। और ये विरत पाराशर्य होरा शास्त्र का सिद्धांत एक नहीं हजारों जन्म पुत्रियों पर पूरी तरह से अप्लाई होता है। अब बच्चे कर्क और सिंह लगन। कर्क लगन में चंद्रमा और वृश्चिक राशि में नीचस्थ होता है चंद्रमा। पंचम भाव में केंद्र का स्वामी त्रिकोण में नीचस्थ हो गया, तब भी धन की वृद्धि करता है। सिंह लगन का स्वामी सूर्य तुला राशि में नीचस्थ होता है और तीसरे घर में जाकर के बैठता है। सिंह लगन में अगर वो दशमें से युक्त हो जाए अर्थात शुक्र से युक्त हो जाए तो राजयोग बन जाता है। और वैसे भी तीसरे, छठे, 10वें और 11वें उपचय स्थानों में, ये उपचय स्थान कहलाते हैं अर्थात जहाँ से वृद्धि होती है। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, इनमें सूर्य की स्थिति स्वयं ही मजबूत अवस्था प्रदान करती है सूर्य को। सूर्य नीचस्थ होकर के तीसरे घर में बैठता है तब यहाँ से धन प्रदान करता है। हालांकि केंद्र का या त्रिकोण का कोई आपस का संबंध नहीं है, लेकिन इनके साथ अगर और अन्य परिस्थितियां जुड़ जाएं तो नीचस्थ ग्रह सूर्य भी धन प्रदान करता है। और आगे बढ़ते हैं। आपका बचा कौन सा? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक हो गया, धनु, मकर, कुंभ। मकर में भी अप्लाई होता है। मकर लगन में लगने शनि चौथे घर में बैठ जाए, नीचस्थ हो जाए, तब भी धन की वृद्धि, संपत्ति प्रदान और बहुत प्रकार से प्रदान कर देता है। तुला लगन में लगने से शुक्र द्वादश में बैठ जाए, द्वादश में शुक्र की स्थिति, 12वें घर में शुक्र की स्थिति भोग विलासता और बहुत सारी संपत्तियों को प्रदान करने वाला कहा गया है और ऐसा देखा जाता है। बहुत सारी संपत्तियां देखी हैं जो नीचस्थ हैं शुक्र जिनके और 12वें घर में है। 12वें घर का शुक्र बड़ा फेमस है ज्योतिषियों में, धन प्रदान करता है, ऐश्वर्य भी प्रदान करता है। बहुत लोगों को इतनी संपदा प्राप्त नहीं होती जो 12वें घर का शुक्र दे देता है। तो यहाँ भले ही विरत पाराशर्य होरा शास्त्र का सिद्धांत नहीं है, लेकिन जो सिद्धांत मैंने कहा कि क्या नीचस्थ ग्रह धन प्रदान करते हैं, तो वहाँ ये अप्लाई होता है कि नीचस्थ ग्रह धन प्रदान करते हैं। और अभी तो मैं केवल लग्नेश की बात कर रहा हूँ,
लगन और लग्नेश की बात हो रही है। तो इसी तरह से अगर हम कुंभ लगन की बात करें, यहाँ लग्नेश शनि के नीचस्थ होने से बात नहीं बनती। लग्नेश शनि तृतीय घर में बैठ करके कुंभ राशि का स्वामी तीसरे घर में आ जाए तो नीचस्थ हो जाता है, लेकिन यहाँ से शनि परिश्रम करके धन प्रदान करता है। धन तो प्रदान कर ही देता है नीचस्थ राशि में हो तब भी, लेकिन अगर इसका कुंभ राशि के स्वामी का लग्नेश का शुक्र के साथ अगर संबंध स्थापित हो जाए, जो कि कुंभ लगन में केंद्र और त्रिकोण का योग कारक स्वामी है शुक्र, तो वो धन सुनिश्चित रूप से प्रदान करता है, संपत्ति और आमदनी भी प्रदान करता है, धन की वृद्धि तो हो ही जाती है। और अगर शुक्र की बात कर लूँ किसी भी कुंभ लगन में, तो योग कारक होकर के नीचस्थ होकर के केंद्र और त्रिकोण का दोनों का जो स्वामी बनता है वो योग कारक होता है ग्रह, और वो अष्टम में बैठ जाए तब भी धन प्रदान करता है। कई प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से अतिरिक्त और आकस्मिक धन प्रदान कर देता है। तो शायद ही कोई लगन बच्चा मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मैंने 12 लगनों में लगने से संबंधित और 1-2 में किसी और अन्य ग्रह की नीचस्थ अवस्थाओं का वर्णन किया। ये विरत पारशेर होराशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर केंद्र और त्रिकोण में ही नीचस्थ होकर के बैठ जाएं तो वहाँ से भी धन की वृद्धि प्रदान करते हैं, धन प्रदान करते हैं। अर्थात नीचस्थ ग्रह कोई जरूरी नहीं कि धन की कमी करें अथवा गरीब बनाएं। तो बहुत लोगों के मन में ये शंका रहती है जो कुंडली दिखाते हैं कि हमारा ये ग्रह नीचस्थ पड़ा है, हमें परिश्रम की पूर्ण प्राप्ति नहीं होती। केवल पारिश्रम की फलों की प्राप्ति ना होना कोई जरूरी नहीं कि आपको गरीब बनाए। आप उसके अलावा भी धन और संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली में ग्रह और दशाएं धन दे रही हैं। और मैंने केवल लगने से संबंधित सिद्धांत कहा, और अगर पूरी तरह से व्याख्या की जाए तो बहुत सारे सिद्धांतों के अंतर्गत बहुत सारे ग्रहों के नीचस्थ हो जाने पर भी धन की मात्रा प्रबल हो जाती है। कल किसी और सिद्धांत पर चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।